पॉकेट एफएम पर आप सुन रहे हैं मेरे यानी महेश के साथ महारानी। इसे लिखा है अरविंद कुमार जी ने। भाग 2। बाबा की ये सब बातें राजकुमारी को अभी भी समझ में नहीं आ रही थी। उसने कहा, आप ये सब क्या कह रहे हैं बाबा? हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। क्या तुम्हें सचमुच हमारी कही इन बातों में कुछ भी समझ में नहीं आया? नहीं बाबा, हमें तो बस इतना समझ में आ रहा है कि आपके अनुसार हमारा विवाह भारत के एक ऐसे बहुत बड़े प्रतापी राजा से होगा जिसका अभी दूर दूर तक कोई पता नहीं है। राजकुमारी की बातों को सुनकर बाबा ने कहा, बस अभी के लिए इतना समझना पर्याप्त है। बाकी जब तुम्हारी उससे भेंट होगी तब तुम सब समझ जाओगी। भेंट? लेकिन कब और कहां पर होगी भेंट बाबा? बहुत जल्द होगी, परंतु प्रथम भेंट में वो अपना वास्तविक परिचय तुम्हें नहीं देगा राजकुमारी। वास्तविक परिचय नहीं देगा तो हम उन्हें कैसे पहचानेंगे बाबा? राजकुमारी के सवाल पर बाबा कुछ नहीं बोले, बस मुस्कुरा कर रह गए। बाबा कुछ तो बताइए ना। राजकुमारी ने दोनों हाथ जोड़कर विनती करते हुए कहा। इस पर बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, सुनो राजकुमारी, जो व्यक्ति तुम्हें जीवन में पहली बार पराजय का स्वाद चखाएगा, समझ जाना कि वो वही है। इतना कहने के बाद औघड़ बाबा ने अपनी आंखें बंद कर ली। देवगढ़ की सीमा से लगे हुए दो और महत्वपूर्ण राज्य थे, राजगढ़ और कालागढ़। राजगढ़ जहां देवगढ़ की दक्षिण सीमा से मिला हुआ था, तो कालागढ़ देवगढ़ की पश्चिम सीमा पर स्थित था। राजगढ़ एक बड़ा राज्य था, कालागढ़ उससे छोटा और देवगढ़ सबसे छोटा। राजगढ़ की महारानी सुमित्रा देवी और कालागढ़ की महारानी सुजाता देवी आपस में सगी बहनें थीं। कालागढ़ के राजा सुजान सिंह जी पिछले कुछ वर्षों से बीमार चल रहे थे। राजवैद्य ने बहुत इलाज किया, लेकिन कोई फायदा नहीं मिला। अपनी बीमारी से परेशान होकर महाराजा सुजान सिंह अपने इकलौते पुत्र राजकुमार प्रभात सिंह को राजा घोषित करने की सोच रहे थे, लेकिन तभी एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट गई। राजकुमार प्रभात सिंह अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद एक दिन कालागढ़ की पहाड़ियों पर स्थित अपनी कुलदेवी के दर्शन करके लौट ही रहे थे कि उस पहाड़ी रास्ते पर अचानक उनका घोड़ा बेकाबू होकर भागने लगा। राजकुमार ने अपने घोड़े को संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली और वो घोड़े सहित पहाड़ से नीचे गहरी खाई में जा गिरे। इस प्रकार कालागढ़ के युवराज राजकुमार प्रभात सिंह का निधन हो गया। महाराजा सुजान सिंह बीमार तो पहले से ही चल रहे थे। असमय अपने जवान और इकलौते पुत्र को खोने का दुख उनसे बर्दाश्त ना हुआ और वो भी स्वर्गलोक से धार गए। लेकिन नियति का मन शायद अब भी नहीं भरा था। अपने पति और पुत्र दोनों को खो चुकी महारानी सुजाता भयंकर अवसाद में तो थी ही, वो दिवंगत महाराज और राजकुमार की अस्थियां गंगा में प्रवाहित करने गईं, तो वहीं गंगा की तेज धार में बह गई। इस प्रकार कुछ ही समय में कालागढ़ के महाराज का पूरा परिवार समाप्त हो गया और कालागढ़ की गद्दी पर बैठा महाराजा सुजान सिंह के चचेरे भाई का बेटा, केवल 23 साल का युवा जोरावर सिंह। दूसरी ओर उत्तर भारत की राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले राज्य राजगढ़ पर इस समय सूर्यवंशी महाराज नवीन सिंह जी का शासन था। बहुत साल पहले एक समय ऐसा भी था जब समस्त उत्तर भारत पर इन्हीं सूर्यवंशी महाराज नवीन सिंह जी के पूर्वजों का राज हुआ करता था और राजगढ़ की सीमाएं नर्मदा नदी के उत्तर में सौराष्ट्र से लेकर कामरूप तक फैली हुई थी। मगर समय के साथ साथ राजगढ़ की सीमाएं छोटी होती चली गई और पूरा उत्तर भारत
छोटे छोटे राज्यों में बट गया। इस समय पूरे उत्तर भारत में छोटे बड़े 25 राज्य हुआ करते थे। राजगढ़ के सेनापति थे सामंत सिंह, जिनकी गिनती भारत के महान योद्धाओं में होती थी। महाराजा नवीन सिंह के पुत्र राजकुमार सूरज सिंह और सेनापति सामंत सिंह के पुत्र थे शक्ति सिंह। ये दोनों सेनापति सामंत सिंह से ही युद्ध कला सीख रहे थे और वर्षों से उनके सैन्य शिविर में ही रहा करते थे। सूरज और शक्ति हम उम्र होने के साथ साथ एक दूसरे के बहुत ही गहरे दोस्त थे। दोनों अब युवा हो चुके थे और सभी प्रकार की युद्ध कला में पारंगत भी हो चुके थे। राजगढ़ की पश्चिमी सीमा पर स्थित था गोलावन का वन प्रदेश, जो राजगढ़ का ही हिस्सा था। गोलावन में ही गोला महादेव का प्रसिद्ध मंदिर था, जिस पर राजगढ़ के महाराज नवीन सिंह जी की विशेष श्रद्धा थी। हर महाशिवरात्रि पर वहां विशेष पूजा हुआ करती थी और मेला भी लगा करता था। इस आयोजन की सारी व्यवस्थाएं और खर्च महाराजा नवीन सिंह जी ही उठाते थे और खुद भी वहां पूजा करने जाया करते थे। गोला वन प्रदेश में रहने वाले वनवासियों को भी गोला महादेव का गण माना जाता था और इसी कारण इन वनवासियों पर भी महाराज नवीन सिंह जी की विशेष कृपा थी। ना तो इन वनवासियों से कोई कर लिया जाता था और ना ही उनके वनवासी जीवन में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप किया जाता था। महाराजा नवीन सिंह जी ने वहां रहने वाले वनवासियों को एक प्रकार से आजादी दे रखी थी, मगर उन वनवासियों को ना जाने किसने भड़का दिया कि इस बार की शिवरात्रि से पहले जब राजगढ़ के राज्य कर्मचारी मेला आयोजन की तैयारियां करने वहां पर गए तो वनवासियों ने एक साथ उनका विरोध करना शुरू कर दिया। राजगढ़ के कर्मचारियों को हार कर वापस लौटना पड़ा। अचानक सामने आई इस समस्या पर आज महाराज नवीन सिंह अपने सेनापति सामंत सिंह के साथ विचार विमर्श कर रहे थे। महाराज ने कहा, हमारी ये समझ में नहीं आ रहा सामंत सिंह जी कि इन वनवासियों को अचानक क्या हो गया है। हम उनसे कोई कर नहीं लेते, बल्कि उनके सुख दुख का पूरा ध्यान रखते हैं। उनके वनवासी जीवन में कोई हस्तक्षेप भी नहीं करते। एक तरह से वो वनवासी अपनी मर्जी के मालिक हैं। फिर उन्हें हमसे और हमारे राज्य से अचानक क्या समस्या हो गई? सेनापति सामंत सिंह ने कहा, महाराज, मुझे तो ये लगता है कि इन वनवासियों को भड़काया गया है और ये सब गोलावन में जो कुछ भी हो रहा है ना महाराज, मुझे तो इसके पीछे राजगढ़ के किसी शत्रु का षड्यंत्र लग रहा है। महाराज ने कहा, अरे नहीं सामंत सिंह जी, वो भोले भाले वनवासी भला क्या षड्यंत्र करेंगे हमारे खिलाफ? सामंत सिंह ने कहा, महाराज, वहां के वनवासी भोले भाले हैं, इसीलिए तो उन्हें किसी षड्यंत्र का मोहरा बनाना भी बहुत ही आसान है। महामंत्री सामंत सिंह जी की इस बात को सुनकर महाराज ने थोड़े चिंतित होते हुए कहा, तो अब हमें क्या करना चाहिए सामंत सिंह जी? सामंत सिंह जी बोले, देखिए महाराज, वैसे तो उन वनवासियों ने एक बहुत बड़ा अपराध किया है। उन्होंने हमारे कर्मचारियों को वन में कार्य करने से रोका है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो उन्हें दंड मिलना चाहिए। लेकिन महाराज ने सामंत सिंह जी की बात को नकारते हुए कहा, नहीं नहीं महामंत्री जी, गोला वन में रहने वाले वो वनवासी भगवान शिव के गण माने जाते हैं। हम उन पर बल प्रयोग नहीं करना चाहते। इस पर सामंत सिंह जी ने कहा, तो फिर आप ही बताइए महाराज कि आपका क्या विचार है? महाराज ने कहा, हमारा विचार तो यह है सामंत सिंह जी कि हम एक बार खुद जाकर उन वनवासियों को समझाएंगे तो शायद वो अवश्य ही हमारी बात मान जाएंगे। सामंत सिंह जी ने कहा, तो ठीक है महाराज, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। मैं आपके साथ चलने के लिए सेना तैयार करता हूं। महाराज ने इस पर हंसते हुए कहा, अरे नहीं नहीं महामंत्री जी, हम वहां कोई युद्ध लड़ने थोड़ी जा रहे हैं। हमें सेना की कोई आवश्यकता नहीं है। महाराज की यह बात सुनकर सामंत सिंह जी ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा, लेकिन महाराज, फिर भी हमें सावधान तो रहना ही होगा। महाराज ने कहा, अरे आप चिंता मत करिए सामंत सिंह जी, वो वनवासी बहुत ही भोले भाले हैं। हम
हमारे समझाने पर वो अवश्य ही मान जाएंगे। लेकिन सामंत सिंह जी अभी भी महाराज की बात से पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने कहा, ठीक है तो महाराज, फिर मेरे साथ 100 विशेष अंगरक्षकों की एक टुकड़ी आपकी सुरक्षा में तैनात रहेगी। महाराज ने मना करते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, इसकी क्या आवश्यकता है। नहीं महाराज, अब इस संबंध में आप और कुछ नहीं कहेंगे, इतनी सुरक्षा व्यवस्था तो आपके लिए रहेगी ही। अब महाराज को सामंत सिंह जी की बात माननी ही पड़ी। उन्होंने कहा, ठीक है सामंत सिंह जी, आप भले ही इस राज्य के सेनापति हैं, मगर आप जानते हैं कि आपको हमने हमेशा अपना छोटा भाई ही समझा है, और आपके बेटे शक्ति सिंह को हम हमारे बेटे सूरज सिंह से कम प्रेम नहीं करते। महाराज की बात सुनकर सेनापति सामंत सिंह ने कहा, यह तो आपका बड़प्पन है महाराज। तभी महाराज ने कुछ याद करते हुए सामंत सिंह से पूछा, अच्छा सेनापति जी, आपको याद है ना कि राजकुमार सूरज के जन्म के समय राज ज्योतिषी ने हमें बताया था कि राजकुमार की कुंडली में चक्रवर्ती सम्राट बनने का योग है। सेनापति सामंत सिंह ने कहा, जी हाँ महाराज, मुझे अच्छी तरह से याद है। इस पर महाराज ने आगे कहा, और उसके 1 महीने बाद जब आपके पुत्र शक्ति सिंह का जन्म हुआ तो हमने उनकी भी कुंडली बनवाई थी, जिसे देखकर राज ज्योतिषी ने बताया था कि वो बड़ा होकर भारत का एक बहुत बड़ा और महान योद्धा बनेगा। और फिर हमारे ही आदेश से उन दोनों बालकों को बचपन में ही आपके सैन्य शिविर में भेज दिया गया, ताकि ये दोनों बालक आपके द्वारा प्रशिक्षित होकर हर प्रकार की युद्ध कला में प्रवीण हो जाएं। महाराज की बात सुनकर सेनापति सामंत सिंह ने कहा, जी हां महाराज, ये बात मुझे अच्छी तरह से याद है। तो ठीक है सेनापति जी, अब आप हमें यह बताइए कि हमारे बेटे सूरज और आपके बेटे शक्ति की शिक्षा कैसी चल रही है। सेनापति ने कहा, उन दोनों के बारे में तो मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं महाराज। इस पर महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, हां सेनापति जी, हम जानते हैं, मगर हम फिर से सुनना चाहते हैं। इन दोनों सूरज और शक्ति के बारे में आप जब भी हमें बताते हैं तो हमारा खून बढ़ जाता है, हमारे भीतर एक नया जोश पैदा होने लगता है। महाराज की इच्छा को जानकर सेनापति सामंत सिंह ने कहा, तो फिर ठीक है महाराज, सुनिए, आपके ये दोनों लाडले सूरज और शक्ति अपने आप में अद्भुत हैं। विलक्षण प्रतिभा के धनी मेरे ये दोनों शिष्य कभी भी केवल मेरे द्वारा सिखाए गए ज्ञान के भरोसे संतुष्ट होकर नहीं बैठते। ये दोनों मेरे द्वारा दी गई शिक्षा का तरह तरह से अभ्यास करते हैं, उसमें नए नए प्रयोग और अनुसंधान भी करते हैं। और महाराज, इतने से भी जब इन दोनों का मन नहीं भरता तो ये दोनों खोज खोज कर युद्ध कला से संबंधित पुस्तकें पढ़ने लगे हैं। फिर उन पुस्तकों में वर्णित कौशलों का अभ्यास करते हैं। और इस प्रकार महाराज, भारत भर में युद्ध कला से संबंधित जितना भी ज्ञान है, उस ज्ञान को सूरज और शक्ति दोनों वर्षों पूर्व घोलकर पी चुके हैं। युद्ध कला इन दोनों की नस नस में बहती है। हमारा दावा है महाराज, इस समय पूरे भारत में कोई ऐसा योद्धा नहीं है जो इन दोनों के सामने युद्ध में ठहर सके। सेनापति की बात सुनकर महाराज ने बहुत ही खुश होते हुए कहा, तो इसका मतलब राज ज्योतिषी ने इन दोनों की कुंडली को देखकर जो कुछ भी बताया था वो एकदम सच हो सकता है। जी हां महाराज, ऐसा ही होगा। इन दोनों में वो क्षमता है कि ये राजगढ़ की सीमाओं का विस्तार भारत के अंतिम छोर तक कर सकते हैं। मैंने तो आपसे कई बार कहा है महाराज कि इन दोनों को आप सैन्य अभियानों पर भेजना शुरू कर दीजिए। सूरज और शक्ति ये दोनों बहुत ही अद्भुत योद्धा हैं और आपको अद्भुत परिणाम देंगे। लेकिन महाराज ने सेनापति सामंत सिंह की बात से इनकार करते हुए कहा, नहीं नहीं सेनापति जी, हमें कोई जल्दी नहीं है। आने वाली गुरु पूर्णिमा पर जब ये दोनों सूरज और शक्ति विधिवत अपनी शिक्षा पूरी करके 25 साल के हो जाएंगे, तभी हम इन्हें अपनी सेना की कमान सौंप देंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि यही दोनों एक दिन राजगढ़ को उसका खोया हुआ गौरव वापस दिलवाएंगे। अच्छा सेनापति जी, कल गोलावन की समस्या का समाधान करने के बाद हम सूरज और शक्ति से मिलने जाएंगे। हमारी इन दोनों से मिलने की इच्छा
अब बहुत ही तीव्र हो रही है। उत्तर भारत का यह सत्ता संघर्ष बड़ा ही भीषण और रोमांचकारी होने वाला है। इसमें चाल पर चाल चली जाएगी, षड्यंत्र रचे जाएंगे, युद्ध लड़े जाएंगे और इन सब के बीच पनपेगी एक प्रेम कहानी। तो अब आगे और क्या क्या होगा, यह जानने के लिए सुनते रहिए रहस्य और रोमांच से भरी हुई हमारी ये कहानी महारानी का अगला भाग।